चलो सामने देखो बेटा, हेडिंग लिखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। सब लोग हेडिंग लिखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। इसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट। लिखिए इसमें सबसे पहले कंसेप्ट 1, एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर। एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर। लिखिए ये एएस एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2000 से, और इसका नेचर है मैंडेटरी फॉर ऑल एंटिटीज एक्सेप्ट entities which are applying Ind AS 23. Which are applying Ind AS 23. आगे लिखिए कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 2 इसका नाम है बेटा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट लिखिए इसमें एज पर provision of accounting standard 16, borrowing cost means interest and other cost which is incurred by an enterprise for the arrangement of borrowed fund for the arrangement of borrowed funds। आगे लिखिए borrowed fund includes
लिखिए borrowed fund do not include equity or preference share capital. Borrowed fund do not include equity or preference share capital. सी पॉइंट में लिखेंगे द फॉलोइंग आइटम कैन बी इंक्लूडेड in the meaning of borrowing cost. In the meaning of borrowing cost. पहला लिखो interest on long term loan interest on long term loan या debt short term debt amortized portion of discount or premium डिस्काउंट इशू वाला और प्रीमियम रिडम्पशन वाला amortized portion of ancillary cost नीचे लिखिएगा ancillary cost means underwriting commission underwriting commission stamp duty etc. इसी के नीचे लिखिए मीनिंग ऑफ amortized portion meaning of amortized portion लिखो if loan is repayable after certain period in lump sum तो कॉस्ट पर एनम होगा अदर कॉस्ट डिवाइडेड बाय टर्म ऑफ लोन
if loan is repayable in installments तो ये होगा अदर कॉस्ट into ratio of outstanding principal over term. हमारा टॉपिक कुछ और चल रहा था, हमने यहां पे बस एक्सप्लेन किया अमोर्टाइज्ड पोर्शन को। हम लोग पढ़ रहे थे मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट में, हम पढ़ रहे थे क्या क्या आइटम इंक्लूडेड होंगे। तो 1, 2 और 3 ये पढ़ा, आगे लिखिएगा चौथा। फाइनेंस चार्जेस incurred for finance lease अगला exchange fluctuation to the extent of interest adjustment पैरा 4E डी पॉइंट लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन short term as well as long term, amortized portion discount on issue premium on redemption ancillary expense चलो कॉपी हो गया, देखो अब जरा
सब लोग देखिए, खूब ध्यान से बेटा बात सुनिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट। देखो ये एएस है क्या? सामने देखिए। चलो अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट पे करने की एंट्री बताओ सब लोग। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगली एंट्री बताओ। लास्ट डेट पे कहां चला जाएगा इंटरेस्ट? पीएल में चला जाएगा। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और ये बताओ बेटा, अगर मान लीजिए मैंने बैंक से 1 लाख का लोन लिया, एक लोन लिया 1 लाख का, 1 लाख का लोन लिया, तो ये बताओ जैसे मान लो 3 साल तक के लिए मैंने ये लोन लिया है, तो 1 लाख पे मान लो ये 10% का लोन है, तो मैं जब 1 साल बीतेगा तो यहां 10,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा और एंट्री होगी ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर अगली एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। यही होगा ना? सेकेंड ईयर भी यही होगा, थर्ड ईयर भी यही होगा। थर्ड ईयर में अपना पूरा लोन रीपे कर दूंगा। मैंने कहा जैसे मान लो मैंने बैंक से कोई लोन लिया 1 लाख का, तो लोन तो मुझे वापस करना ही करना है। अगर मैंने यहां पे 1 लाख का लोन लिया है तो यहां मुझे लास्ट डेट पे 1 लाख तो वापस करना ही करना है। ये तो मेरी हो गई बोरोइंग। क्या हो गई बेटा? ये हो गई बोरोइंग। जितनी मैंने बोरोइंग करी वो तो मुझे लौटानी ही लौटानी है। अब क्योंकि मैंने बैंक से लोन लिया है तो बैंक मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। 1 लाख का 10%, 10,000, 10,000, 10,000, तो ये जो मैंने 30,000 दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट। क्या बोलेंगे? बोरोइंग कॉस्ट। तो बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या क्या हो सकता है? सोचो जरा, कोई भी कंपनी कहां कहां से पैसे ला सकती है? या तो लोन से, या तो इक्विटी से, या तो डेट से, या तो इक्विटी से। डेट मतलब डिवेंचर इशू कर दें, लोन ले लें, तो क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और इक्विटी शेयर इशू करें, प्रेफरेंस शेयर इशू करें, तो क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा। अब उसमें से डिविडेंड वाला पार्ट छोड़ो, खाली इंटरेस्ट के बारे में सोचो कि अगर मान लीजिए मैंने कहीं से 1 लाख का लोन लिया, तो वो 1 लाख तो मुझे लौटाना ही लौटाना है। ये तो बोरोइंग हो गई। लेकिन क्योंकि मैंने 1 लाख का लोन लिया था 10% पे, इसलिए पहले साल 10,000, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल 10,000 मुझे ये इंटरेस्ट देना है। और बचपन से आज तक आपने एंट्री पढ़ी, इंटरेस्ट देने की पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? अब बताओ इंटरेस्ट कहां जाता है? बैलेंस शीट में या पीएल में? पीएल में। अब बेटा यहां पे ये जो बोरोइंग कॉस्ट है, इसी के बारे में हम लोग कुछ पढ़ाई करने वाले हैं। क्या क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट को डील करता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है बेटा बोरोइंग कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, इंटरेस्ट आएगा, डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और अदर एक्सपेंसेस, एंसिलरी, मतलब ये सब आएंगे। वो क्या है अभी मैं बताता हूं। और एएस 16 कहता है ये जो खर्चे हैं ये कभी तो पीएल में जाएंगे और कभी बैलेंस शीट में जाएंगे। समझ आना है? मैंने 1 लाख का लोन लिया तो लोन तो मैं जमा करूंगा ही करूंगा, जो बीच में मैंने इंटरेस्ट दिया उसी को क्या बोलते हैं? बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट बचपन से आज तक जो पढ़ाई करी उसमें कहां गई? पीएल में। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं एएस 16 में कि पहले एएस 16 के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट होती क्या है। तो उसमें इंटरेस्ट के अलावा भी कई चीजें होती हैं, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। दूसरी चीज, इंटरेस्ट हमेशा पीएल में जाता था, लेकिन यहां क्या है, जब आप एएस 16 पढ़ोगे तो कभी ये पीएल में जाएगा, कभी बैलेंस शीट में जाएगा। समझ बेटा? तो कब पीएल में जाएगा, कब बैलेंस शीट में जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, यही हम लोग को पढ़ना है। बोलो समझ में? इसके बारे में बताएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो अभी पहले समझने जा रहे हैं बोरोइंग कॉस्ट होती क्या है, फिर अगला स्टेप होगा ये पढ़ना कि कब पीएल में जाएगा, कब बैलेंस शीट में जाएगी। समझे? देखो जरा यहां पे क्या लिखा है, स्क्रीन पे देखिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट। बेटा ये एएस आया 1 अप्रैल 2000 को। ये सभी एंटिटीज के लिए मैंडेटरी है, केवल वही एग्जेम्प्टेड हैं जो लोग इंड एएस 23 लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एसएमसी के लिए एएस 16 है, नॉन एसएमसी के लिए क्या है? इंड एएस 23 बोरोइंग कॉस्ट। आगे बढ़ो।
अब बेटा यहां समझते हैं बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है। सब बच्चे देखो स्क्रीन पे, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो ये देखो यहां मैंने लिखवा है, यहां से दिमाग में बैठाओ क्या क्या। चाहे हम शॉर्ट टर्म लोन लें चाहे लॉन्ग टर्म लोन लें, उसका इंटरेस्ट, और अगर हमने डिस्काउंट पे इशू किया, अगर हमने डिस्काउंट पे इशू किया, डिस्काउंट पे क्या इशू होता है, खाली डिवेंचर, शेयर तो होता नहीं। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम पे मैंने रिडीम किया, प्रीमियम पे क्या क्या रिडीम हो सकता है, हाँ, तो यहां हम लेके चलेंगे डिवेंचर्स और एंसिलरी एक्सपेंसेस। चार चीजें आएंगी, बोलो क्या क्या। पहला इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा लोन होगा, वेदर शॉर्ट टर्म वेदर लॉन्ग टर्म। दूसरा बताओ डिस्काउंट ऑन इशू, बस इतना समझो, अभी किस पे है अभी पढ़ेंगे। फिर तीसरा बताओ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और चौथा बेटा एंसिलरी एक्सपेंसेस। अब ये क्या है, ऊपर हमने लिखा है, आओ देखो। तो ये लिखा हम लोगों ने, एज पर प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, बोरोइंग कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाई एंटरप्राइज फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। बोरोड फंड्स डू नॉट इंक्लूड इक्विटी और प्रेफरेंस कैपिटल। इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमेशा बात किसकी हो रही है, डिवेंचर या लोन की। ठीक है, आगे पढ़ो। The following items can be included in the meaning of borrowing cost: interest on long and short-term loan, amortized portion of discount। ये क्या चीज लिखा बेटा, amortized portion of discount। ठीक है, जरा बताओ मेरी तरफ देखो। डिवेंचर आपने डिस्काउंट पे दिया, तो डिस्काउंट आपके लिए क्या है, इनकम या एक्सपेंस, एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट को डेबिट करोगे, फिर लास्ट डेट पे कहां भेज दोगे, पीएल में। बोलो बेटा, अगर हमने डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया, खूब ध्यान से सुनना, देखो ऐसे डिवेंचर इशू करने की एंट्री होती क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, यही होती है। मान लो 100 रुपए का डिवेंचर हमने 80 रुपए में दिया, तो 20 रुपए का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, 20 का डिस्काउंट हुआ। अब बेटा इसमें से जितना पैसा हम पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, जैसे मान लो इसमें से 5 रुपए हमने पीएल में ट्रांसफर कर दिया, तो इसी को बोलते हैं अमोर्टाइज्ड पार्ट ऑफ डिस्काउंट। क्या बोलेंगे, अमोर्टाइज्ड पार्ट ऑफ डिस्काउंट। अब अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर जब 20 का डिस्काउंट है तो 5 क्यों ट्रांसफर किया। तो बेटा 5 इसलिए किया, डिवेंचर पे डिस्काउंट रोज रोज देते हो या कभी कभार। तो कैपिटल हुआ कि रेवेन्यू, कैपिटल अमाउंट कैसा होता है, अमाउंट में ह्यूज होता है या माइनर, ह्यूज होता है। तो पूरा उठा के पीएल में डेबिट करोगे तो नुकसान में आ जाओगे, समझ आया। तो इसलिए जैसे मान लो ये डिवेंचर 10 साल का है, तो हम उस 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, दो ले जाके पीएल में डेबिट करेंगे। समझ में, फाउंडेशन में डिवेंचर वाले चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है, समझ आया ना। तो इसी को बोलते हैं अमोर्टाइज्ड पार्ट ऑफ डिस्काउंट। तो अब देखो क्या क्या आएगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म लोन, अमोर्टाइज्ड पार्ट ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर हमने डिवेंचर को प्रीमियम पे, डिस्काउंट कौन सा चाहिए, इशू वाला, क्योंकि इशू वाला डिस्काउंट ही तो कॉस्ट है ना। ये बताओ 100 रुपए का डिवेंचर मैं आपको 90 रुपए में दूं, तो यही तो 10 रुपए तो मेरे लिए कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा अगला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का मतलब 100 का डिवेंचर मैं 110 आपको वापस कर रहा हूं, तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए वही क्या हो गया, प्रीमियम। तो ये भी बेटा पार्ट है किस चीज का, ये भी पार्ट है बोरोइंग कॉस्ट का। तो बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। क्या क्या आएगा, अदर कॉस्ट में क्या क्या आएगा, नंबर 1 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और लोन, नंबर 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और नंबर 3 एंसिलरी। अभी नीचे लिखा है एंसिलरी क्या होता है। तो ये अमोर्टाइज्ड पोर्शन मैंने यहां बताया था, वो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है अमोर्टाइज्ड पोर्शन। ये अमोर्टाइज्ड पोर्शन आपको बता दिया। आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब समझते हैं एंसिलरी। इधर देखो, फाउंडेशन में डिवेंचर वाला चैप्टर पढ़ा था, अब ये है डिवेंचर। जब डिवेंचर पे हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो ऐसे करेंगे, जितने का डिस्काउंट दिया
उसको ऐसे, जैसे मान लो ये 5 साल का है, 1 2 3 4 5, तो जितना डिस्काउंट दिया उसका 1/5 कर लिया, जो 1/5 होगा वही पीएल में चला जाएगा। समझे? अगर डिवेंचर 5 साल बाद रिडीमेबल है तो, अगर डिवेंचर 5 साल रिडीमेबल है तो, बेटा ये बात ध्यान से सुन लेना क्योंकि अभी आएगा, लाइटली मत लेना। देखो इधर, मान लो मैंने यहां पे 10 लाख का डिवेंचर 6 लाख में इशू कर दिया, तो मुझे 4 लाख का मैंने डिस्काउंट दिया अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, देखना दो बातें आती हैं। मैंने 10 लाख का डिवेंचर 6 लाख में दे दिया तो 4 लाख का डिस्काउंट दिया। मान लो इसकी लाइफ है 4 साल की, और मैंने बोला है यहां डिवेंचर इशू हुआ है और यहां रिडीम होगा। अब बताओ इसकी लाइफ कितनी है? तो आप जानते हो, अब ये जो मैंने डिवेंचर होल्डर से 6 लाख लिया है वो मैं पूरे 4 साल तक इस्तेमाल करूंगा ना उसको, बोलो। तो इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे, ये जो डिस्काउंट है 4 लाख का उसको क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 1 लाख यहां, 1 यहां, 1 यहां, 1 यहां पीएल में जाएगा। समझा? तो जितना अमोर्टाइज कर लोगे उसी को बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा। जैसे अगर आप यहां हो तो बोरोइंग कॉस्ट कितनी है? यहां हो 2 लाख, 2 हो गई ना, मतलब इस ईयर की 1 लाख, जितना अमोर्टाइज हो गया मतलब इसकी अकाउंटिंग यहां हो गई होगी और इसकी अकाउंटिंग यहां होगी। समझा? और दूसरा इधर देखो, मैंने 10 लाख का डिवेंचर इशू किया 6 लाख में, 4 लाख का डिस्काउंट हो गया। अब डिवेंचर की लाइफ है तो 4 साल की, लेकिन मैंने ऐसे बोला है, क्या मैंने कहा है, इसको ऐसे रिडीम करेंगे, ऐसे रिडीम करेंगे, 1.5 लाख यहां, 1.5 लाख यहां, 1.5 लाख यहां और 1.5 लाख यहां रिडीम करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई जरूरी थोड़ी ना कि डिवेंचर 5 साल 10 साल बाद ही रिडीम होगा, वो तो जैसी कंडीशन होगी वैसे हो जाएगा। अब बताओ मुझे डिवेंचर से कितना पैसा मिला था? 6 लाख। मैंने यहां से यहां तक यूज किया 6 लाख, बोलो, फिर 1.5 लाख लौटा दिए, कितना बचा? 4.5। यहां से यहां यूज किया 4.5, फिर 1.5 लौटा दिए, कितना यूज किया? 3, फिर 1.5 लौटा दिए तो 1.5, और फिर यहां पे पूरा वापस कर दिया होगा। अब ये जो निकल के आया 6 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख और 1,50,000, इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ बेनिफिट। क्या बोलते हैं? तो ये यहां पे जो 4 लाख का डिस्काउंट है ये इस रेशियो में पीएल में जाएगा। समझा? अब ऊपर वाला भी समझोगे तब भी समझ में आएगा। अब बताओ इधर देखो, यहां से यहां तक, सब बच्चे देखना, बताओ यहां से यहां तक कितने पैसे मैंने इस्तेमाल किए? यहां से यहां तक 6 लाख, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो इसका रेशियो ऑफ बेनिफिट निकालोगे तब भी 1:1:1:1 ही आएगा ना। समझा? तो इस रेशियो में बांटा जाता है। तो यही बातें मैंने ये लिखवाया आपको, यही चीजें मैंने आपको लिखवाई है। ये देखो, ये जो लिखवाया है ये है, अगर मान लो लमसम मतलब एक साथ वापस करना है तो अदर कॉस्ट डिवाइडेड बाय लोन, और नहीं तो ये रेशियो ऑफ बेनिफिट में करके ट्रांसफर करते हैं। अभी सीखोगे कैसे होगा, बोलो। अब बताओ इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा? बोरोइंग कॉस्ट में नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन लोन, किस पे कौन कौन सा? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। अगला बताओ अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट में क्या क्या? डिस्काउंट ऑन इशू। फिर अगला, अच्छा डिस्काउंट में 2 बातें हुई, कौन कौन सा? जितना अमोर्टाइज हुआ होगा वही ले पाएंगे। समझा? प्रीमियम नहीं होगा अमोर्टाइज, प्रीमियम तो आखिरी में देना है, डिस्काउंट वही लेंगे जो हम लोग अमोर्टाइज कर पाए होंगे। ठीक है? और प्रीमियम और बेटा एंसिलरी कॉस्ट, क्या चीज? अगली चीज बताओ। एंसिलरी कॉस्ट का मतलब अंडर राइटिंग कमीशन और स्टैम्प ड्यूटी, ये अंडर राइटिंग कमीशन और स्टैम्प ड्यूटी ये सब आएगा। चलो एक आखिरी बार और बता दो फिर मैं आगे बढ़ू। बताओ AS16 में का क्या नाम है? बोरोइंग कॉस्ट। क्या क्या कवर होगा इसमें? देखो अब मैं लॉजिक दे रहा हूं, लोन के खर्चे और लोन लेने के खर्चे, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स के खर्चे। जैसे लोन ले लिया तो ब्याज दोगे, बोलो बेटा, लेकिन डिबेंचर इशू करने के लिए अंडर राइटर हायर करोगे, बोलो, तो अंडर राइटर का कमीशन भी किस में आएगा? बोरोइंग कॉस्ट में।
डिवेंचर इश्यू करने के लिए भी स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे तो वो किस में आएगा? बोरोइंग कॉस्ट में। तो अंडर राइटिंग का कमीशन और स्टैम्प ड्यूटी इसको किस में रख दिया? एंसिलरी में। और क्या क्या आया? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन, डिस्काउंट ऑन इश्यू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इन सबको हम लोग बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट। बताओ समझ में? आगे बढ़ो नेक्स्ट। अभी देखो आगे क्या लिखा आपने, और आपने लिखा बेटा इस पे फाइनेंस चार्जेस इनकर्ड फॉर फाइनेंस लीज। क्या चीज? फाइनेंस चार्जेस इनकर्ड फॉर फाइनेंस लीज। अब तुम लोग को याद होगा जिसने एएस 19 पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अभी आगे यहां पे आएगा एएस 19 का क्या इफेक्ट है वो भी आएगा, और एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आएगा। ये दोनों अभी डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? अब बता दो कुल मिला के क्या क्या हुआ। नंबर 1, बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, डिस्काउंट ऑन इश्यू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एंसिलरी एक्सपेंस। एंसिलरी में क्या क्या? अंडर राइटिंग कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी, और 2 अभी आखिरी में बताया फाइनेंस लीज के एक्सपेंसेस, और एक और बताया एक्सचेंज डिफरेंस। वो भी जब आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है? अब सुनो बेटा, क्यों ये एएस पढ़ रहे हो? क्योंकि जो बोरोइंग कॉस्ट है आज तक जितनी पढ़ाई करी उसमें हमेशा कहां जाती थी? पीएल में। अब क्या होगा? अब कभी बैलेंस शीट में जाएगी, बैलेंस शीट मतलब एसेट में ऐड होगी, और कभी पीएल में जाएगी। तो हमें कैसे पता चलेगा ये कहां जाएगी? वही चीज पढ़ने के लिए हम लोग यहां पे ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अब इधर देखो सब बच्चे देखो, अगर बोरोइंग कॉस्ट लगी क्वालिफाइंग एसेट पे, क्या बोला मैंने? अगर बोरोइंग कॉस्ट लगी तो बैलेंस शीट में जाएगी, मतलब एसेट में जुड़ जाएगी। जैसे बताओ एसेट खरीदने की एंट्री, मशीन खरीदने की एंट्री बताओ, मशीन को कारखाने तक लाने की एंट्री, किराया जो दिया, क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसको लगवाने की, इंस्टॉल कराने की एंट्री मशीन टू बैंक। क्यों? एएस 10 में लिखा है मशीन को खरीद के पुट टू यूज करने तक के सारे खर्चे कहां जाएंगे? ठीक वैसे यहां पे तो वो मशीन में जुड़ गए। तो वैसे हमारा एएस 16 क्या कहता है? अगर हमने कोई क्वालिफाइंग एसेट खरीदा, क्या चीज बेटा? तो उसका जो इंटरेस्ट है कुछ दिन तक उसी एसेट में ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो बात? कुछ दिन तक एसेट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं फिर ये बात शुरू करता हूं। जरा इधर देखो सब बच्चे, देखो बेटा, मान लो, ध्यान से मेरी बात सुनना। मान लो मेरे पास एक प्लॉट पड़ा था, मैंने सोचा उस पर एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, अपने लिए एक घर बनाते हैं। अब ये बताओ, घर बनाने के लिए मैंने लोन ले लिया बैंक से, घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन लोन ले लिया मैंने। बताओ मुझे घर एक दिन में बन जाएगा या ज्यादा समय लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो लेकिन बैंक तो अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन उसी दिन से चालू कर देगा जिस दिन हमको लोन देगा। बताओ, पता चला 1 साल लग गया मकान बनने में। खुद ध्यान से सुनना, 1 साल लग गया मकान बनने में। जब मकान बनेगा तब वो रहने लायक हुआ। तो हमारा एएस 16 कहता है जब तक मकान बन रहा था तब तक जो इंटरेस्ट है वो कहां जाना चाहिए था? उसी मकान में ही ऐड हो जाना चाहिए था। मतलब इसी चीज को डीप में पढ़ने वाले हो, समझ में आई बात? ठीक है। और जब बन के तैयार हो गया तब वो इंटरेस्ट कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। समझ आए बात? और बीच बीच में कंडीशंस होती रहेंगी, जैसे बीच में बारिश आ गई तो मकान थोड़े दिन के लिए बनना बंद हो गया, तब इंटरेस्ट तो तब भी जाएगा। तब क्या होगा? वही सब चीजें यहां पे पढ़ने जा रहे हो, समझ आया? तो क्या बताया मैंने? अगर इंटरेस्ट लगेगा क्वालिफाइंग एसेट पे, किस पे? तो कहां भेजोगे? बैलेंस शीट में। और अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो कहां जाएगा? पीएल में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट, अगला टॉपिक लिखिए। ये जो अभी तक लिखा था मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, ये हमारा पॉइंट 1 था कंसेप्ट 2 का। अब लिखिए पॉइंट 2, मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। लिखिए, एज पर द प्रोविजन
Accounting Standard 16, qualifying asset is an asset that takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. इसी के नीचे लिखिए सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब हुआ substantial period is a period of 12 months. However, a longer or a shorter period than 12 months may also be justified based on circumstances. चलो बताओ जरा, अगर इंटरेस्ट लगा क्वालिफाइंग एसेट पे तो कहां जाएगा ये? बैलेंस शीट पे। अब सवाल उठता है क्वालिफाइंग एसेट क्या है? तो कह रहे हैं देखो, वो एसेट जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड लगे वो क्या है? क्वालिफाइंग एसेट। और सब्सटेंशियल पीरियड क्या है? 12 महीने, लेकिन 12 महीने से कम और 12 महीने से ज्यादा भी हो सकता है अगर उसको जस्टिफाई किया जाए तो। यहां लिखा, स्क्रीन पे देखो, यहां लिखा आपने, एज पर प्रोविजन ऑफ AS 16 क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। अगर उसको यूज करने के लिए या बेचने के लिए हम बना रहे हैं तो अगर उसमें सब्सटेंशियल पीरियड लगेगा, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा उसको यूज होने में, तो उसको बोलेंगे क्वालिफाइंग एसेट। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? 12 महीने या उससे कम ज्यादा, लेकिन उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। बोलो समझ में? आगे बढ़िए। लिखिए, इसको करो A पॉइंट, अब इसके नीचे लिखो B पॉइंट। द फॉलोइंग एसेट may take substantial period of time to get ready for use or sale. Fixed asset,
फिक्स्ड एसेट में कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, installation of plant and machine, power generation, plants, etc. अगला intangible asset, इसमें लिखिए डेवलपमेंट ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, बट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिवेंचर्स are not qualifying asset. Inventory other than routine inventory other than routine inventory. चलो देखो सामने, बताइए जरा स्क्रीन पे देखो। बोरोइंग कॉस्ट कहां जनरली कहां जाती थी अभी तक जो पढ़ा हम लोगों ने? पीएल में। अब क्या पढ़ने जा रहे हो? कभी पीएल में कभी लेकिन कैसे डिसाइड होगा कब पीएल में कब बैलेंस शीट पे? जब बोरोइंग कॉस्ट लग रही होगी किस पे? क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है?
12 महीना, लेकिन उससे कम और ज्यादा भी हो सकता है अगर जस्टिफाइड है तो। ठीक है, अच्छा, उससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, फिर आगे बेटा, अब आगे हम लोगों ने यहां पे पढ़ा, आगे यहां पे पढ़ा कि क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है सब्सटेंशियल पीरियड का, ये आपने देख लिया। अब कौन कौन से एसेट हो सकते हैं जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लें, तो दो तीन ऐसे लिखवा दिया आइडिया के लिए। जैसे फिक्स्ड एसेट में कोई बिल्डिंग बनेगी तो टाइम लगेगा ना उसमें। कोई प्लांट एंड मशीन बेटा इंस्टॉल हुई, बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल हुई तो उसमें टाइम लगेगा। पावर जनरेशन प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली प्लांट बड़ी बड़ी लगेगी तो उसमें टाइम लगता है। तो ऐसा माना जाता है इनमें 12 महीने से ज्यादा का टाइम लगेगा। तो ये क्या है, क्वालिफाइंग एसेट हैं। ऐसे इनटेंजिबल में डेवलपमेंट ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है, इसमें समय लगता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, दो चीजें होती हैं, एक रिसर्च और अगला डेवलपमेंट। रिसर्च मतलब कोई चीज ढूंढ के आपने ढूंढा तो रिसर्च हो गई। अब उसकी पेटेंट के लिए जब अप्लाई करोगे तो उस फेज को, या उसका जो क्या बोलते हैं, टेस्टिंग फेज, उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट फेज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में बेटा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, बट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिवेंचर आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट। और आखिरी में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी होती है जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बताओ इन्वेंट्री का क्या मतलब हुआ, स्टॉक, ठीक है ना। अब ये स्टॉक कैसे टाइम लेता है बेटा, एक बात बताओ, वो हम लोग राइस खाते हैं, राइस एज्ड नहीं आते, एज्ड होता है ना, जितना एज्ड होता है अच्छा होता है। या लिकर लोग कंज्यूम करते हैं, लिकर एज्ड होती है, इतनी है ना, जितनी पुरानी है उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो कहने के लिए वो इन्वेंट्री है। लेकिन उतना पुराना करके बेचने के लिए उसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, समझा। तो अगर उसके लिए हमने लोन लिया है, लोन पे हमने कोई इंटरेस्ट पे किया तो वो यहां पे लिखा जाएगा। बोलो समझ में आए, आगे बढ़ो। अब ये बात आती है रिकग्निशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट की, हेडिंग बनाओ अगली, कंसेप्ट 3, रिकग्निशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। रिकग्निशन का क्या मतलब हुआ, अकाउंट में पहचानने का मतलब एंट्री करना। तो लिखिए केस 1, इफ borrowed funds have been arranged for acquisition, production or construction of qualifying asset, then borrowing cost will be capitalized to the cost of qualifying asset. एंट्री होगी बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक being borrowing cost paid और अगला है बेटा क्वालिफाइंग एसेट
account debit to borrowing cost being borrowing cost capitalized being borrowing cost capitalized. डन. सामने देखो स्क्रीन पे क्या लिखा आपने, देखो क्या लिखा, इफ बोरोड फंड्स हैव बीन अरेंज्ड फॉर, अगर आपने पैसे बोरो किए हैं किसके लिए, एक्विजिशन, प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट को खरीदने के लिए, बनाने के लिए या उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज्ड होगी. कैपिटलाइज करने का मतलब बैलेंस शीट में जाएगी. कैपिटल आइटम कहां जाती है, बैलेंस शीट में, रेवेन्यू आइटम पीएल में. तो अगर हमने इसके लिए एसेट फंड्स अरेंज किए तो उसकी बोरोइंग कॉस्ट जाएगी बैलेंस शीट में और एंट्री होगी पहले पे करने की एंट्री, बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगला होगा क्वालिफाइंग एसेट अकाउंट डेबिट टू बोरोइंग कॉस्ट. जैसे बताओ यहां पे क्या एंट्री होती थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर अगली क्या होती थी, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. तो वही जहां इंटरेस्ट है वही क्या लिखा है, बोरोइंग कॉस्ट. लेकिन ये पीएल में ना जाके कहां गया है, एसेट में गया. ठीक है, आगे बढ़ो. अच्छा आप बताओ, क्वालिफाइंग एसेट वाला तो बैलेंस शीट में चला गया, तो जो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा उसका कहां जाएगा, पीएल में जाएगा. वो अगला केस है, लिखो केस नंबर 2. केस नंबर 2, if borrowed funds are not taken for qualifying asset, then borrowing cost will be written off in P&L account. अब बताओ यहां पे क्या एंट्री होगी, पहली एंट्री बताओ, बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक. अगली बताओ, P&L डेबिट टू. सारा बेटा थीम यही है, मतलब थोड़ा सा बड़ा एएस है, मुझे 2-3-4 क्लासेस लग जाएंगे इसमें. हमेशा आपको यही डिसाइड करना है कब वो पीएल में जाएगा, कब बैलेंस शीट में जाएगा. समझा? लिखो आगे. अब एंट्री क्या बताइए, पहली एंट्री बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक. अगली थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू borrowing cost being borrowing cost paid being borrowing cost written off. डन. चलो साथ साथ रिवाइज करते चलो, बहुत सीरियसली इसको पढ़ते चलो, है ना. चलो फिर से बताओ, बोरोइंग कॉस्ट का क्या क्या मतलब हुआ. नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन एज वेल एज लॉन्ग टर्म लोन, दूसरा डिस्काउंट ऑन इश्यू, फिर एंसिलरी में क्या क्या आएगा, नंबर 1 अंडर राइटर कमीशन, नंबर 2 स्टैम्प ड्यूटी. ठीक है, इन सब को मिलके क्या बनेगी, बोरोइंग कॉस्ट.
अगर हमने बोरोइंग कॉस्ट पे करी है क्वालिफाइंग एसेट पे तो कैपिटलाइज होगी, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो पीएल में जाएगी। ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, असल में थ्योरी भी पूछ लेते हैं ना, तो यही सब कीवर्ड है, इसी पे नंबर मिलेगा। ठीक है, अब बताओ क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या है? 12 महीने या उससे लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड। इसका क्या मतलब हुआ? देखो मित्रों, जैसे बेटा कोई चीज बननी है, कोई कंस्ट्रक्शन होना है, तो जैसे ठेकेदार लोग बता देंगे ना इसमें कितना समय लगेगा। मान लो एक मकान आप बनवा रहे हो 2000 स्क्वायर फीट का, 3 फ्लोर का, तो बता देगा ना लगभग कितने दिन में बन जाएगा। लेकिन अब किसी कारण से उससे कम या ज्यादा जल्दी बन गया या देर तक बना, तो अगर वो जस्टिफाइड है तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा? सब्सटेंशियल पीरियड। समझ आया ना? है क्या कहानी? मेरी तरफ देखो, जब तक मकान बन रहा है तब तक उसका इंटरेस्ट मकान में ऐड होगा, और जब बन के तैयार हो गया तो कहां जाएगा? पीएल में। ठीक है, अब अगर 1 महीने लगा, सॉरी 1 महीने बोला हूं, 1 साल 12 महीने लगे तो वो तो है ही सब्सटेंशियल। उससे ज्यादा या कम लगा तो उसको जस्टिफाई कर दो तो ठीक है, वो ऐड होगा, अदरवाइज पीएल में जाएगा। बात समझ आई? अच्छा, अब बताओ क्वालिफाइंग एसेट पे अगर बोरोइंग कॉस्ट पे करी तो पहली एंट्री क्या होगी? बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगली एंट्री बताओ। हाँ ठीक है, अच्छा उस पे क्वालिफाइंग एसेट पे नहीं दिया, अब पहली एंट्री बताओ। और उसकी राइट ऑफ करने की बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, अब सुनो बेटा, तो इतनी बातें समझ गए। अब मेरी तरफ देखो, आगे क्या पढ़ने जा रहे हो? आगे आप पढ़ने जा रहे हो कि क्वालिफाइंग एसेट वाला क्या होगा, जरा बताना। क्वालिफाइंग एसेट वाली बोरोइंग कॉस्ट का क्या होगा? कैपिटलाइज होगी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। क्या पढ़ने जा रहे हो? कब उससे उसको कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे। फिर देखो दूसरा, सस्पेंशन। क्या चीज बेटा? जैसे बीच में काम रुक गया, बारिश आ गई, या मान लो नक्शा नहीं पास था, आके सील कर दिया उन्होंने, तो उतने दिन काम रुका रहेगा, लेकिन ईएमआई तब भी जाएगी। ईएमआई तब भी जाएगी, समझा? तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। उतने दिन के इंटरेस्ट का क्या होगा? समझा? फिर सेसेशन। क्या बोला? मतलब कब बंद कर दिया जाएगा। अब बताओ क्या क्या पढ़ने जा रहे हो? पहली चीज, कब इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना शुरू होगा। नंबर 2, कब सस्पेंड हो जाएगा। नंबर 3, कब उसका सेसेशन होगा। समझा? अच्छा, बैंक वाले क्या करते हैं? इधर देखो मेरी तरफ। बैंक वाले क्या करते हैं बेटा? वो चाहे आपको आपका काम हो ना हो, अब मैं तुमसे बताता हूं। देखो, मैंने एक कंस्ट्रक्शन लोन लिया, एक मैंने हाउस परचेज किया, उसके लिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन लोन ले लिया। ठीक है, समझना। अब क्या हुआ, यहां पे सारा दिन तो क्लास चलती है, जब तक क्लास चलती है तभी तक सारे ऑफिस खुले रहते हैं। अब ना उसका हाउस टैक्स ट्रांसफर करा पाए, ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ट्रांसफर करा पाए, ना हमारे नाम पे मीटर। अब क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन लोन उन्होंने सैंक्शन कर दिया, डिसबर्स कर दिया, मुझे दिया नहीं, कहा पहले ये ठीक कराओ तब देंगे, और ईएमआई शुरू हो गई। समझे? अब हम क्लास छोड़े तो वो सब काम करवाएं, अब उसे मुझे लग गए 3 महीने 4 महीने, तो वो ईएमआई 4 महीने की मैंने एक्स्ट्रा दी, उसके बाद मुझे पैसा मिला तब मैं उसको यूज कर पाया। अब समझ में आई बात? तो बैंक वाला बीच नहीं रुके, वो क्या कहते हैं, आपके लिए पैसे निकाल के हमने रख दिए, तो इंटरेस्ट आपका वहीं से चालू हो गया, ईएमआई आपकी शुरू हो गई। अब हमें फर्क नहीं पड़ता वो पैसे कब आप यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बात समझ आई? अच्छा, होता क्या है बैंक में, सेल्स वाली टीम अलग होती है, तो वो क्या चाहेंगे, कितनी जल्दी लोन ले लो। और डिसबर्स करने वाली लीगल वाली टीम अलग होती है। आपकी मुलाकात होती है सेल्स वाले से, तो टेक्निकल आपको पता ही नहीं होता कि लीगल ऐसे फंस जाएगा जाके, ना वो साफ साफ बताएंगे। नहीं तो आदमी जब सारे कागज इकट्ठा कर ले तब लोन ले। समझ आई बात? पहले वो आएंगे, फटाफट साइन कराएंगे, लेके चले जाएंगे। तो यही चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। क्या? कमेंसमेंट कब से शुरू होगा। जैसे अभी हुआ ना, पैसा पहले मिल गया, मकान बनना बाद में शुरू हुआ, तो कब से शुरू होगा? पॉइंट हुआ कि नहीं? बीच में रुक गया तो क्या होगा, और फिर आखिरी में कब उसको क्लोज किया जाएगा। समझे? लिखो कंसेप्ट नंबर 4, हेडिंग लिखिए, कंसेप्ट नंबर 4, कंडीशंस
under accounting standard 16 for capitalization of borrowing cost. कंडीशंस या स्टेजेस, बताओ कितनी स्टेजेस हो सकती हैं? 3। पहला कमेंसमेंट, अगला सस्पेंशन, अगला सेसेशन। हो गया? चलो पहला शुरू करते हैं बेटा, कमेंसमेंट। लिखिए स्टेज 1 कमेंसमेंट। स्टेज 1 commencement of capitalization of borrowing cost, commencement of capitalization of borrowing cost। देखिए commencement of borrowing cost, commencement of capitalization of borrowing cost shall be start when following 3 conditions are satisfied। फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन लिखो बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट should be incurred out of borrowed funds।
पहली कंडीशन क्या है बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? लोन तो ले लिया, उसमें से पैसे भी खर्च किए हो। बात मेरी समझ में आई? लोन ले लिया मकान बनाने के लिए और पैसे उसमें से खर्च नहीं किए, तो क्या होगा? इंटरेस्ट तो जा ही रहा होगा ना। वो तो जिस दिन से लोगे उसी दिन से शुरू हो जाएगा। पैसे क्यों नहीं खर्च किए? मान लो उसका नक्शा पास कराने में या कॉन्ट्रैक्टर से बात करने में या वहां साफ सफाई कराने में अभी टाइम लग रहा है, गड्ढा है उसको भरा जा रहा है, कुछ भी। तो क्या है बेटा? वो कहते हैं जब तक उसमें से पैसे नहीं खर्च होंगे तब तक उसको कैपिटलाइजेशन उसका हम शुरू नहीं कर सकते। समझ आएगा? अच्छा आगे लिखिए। अब क्या होगा जरा बताओ? जब पैसा खर्च होगा तब कैपिटलाइज होगा, तो अगर खर्च नहीं हुआ तब भी तो ईएमआई जाएगी, तो कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। यह बात यहां लिखना जरूरी है। लिखिए, इफ एनी borrowed fund remains unutilized, then borrowing cost on unutilized fund shall be written off in PL. अगला लिखो, कंडीशन 2, interest cost should be actual. Interest cost should be actual. पहली कंडीशन क्या थी बेटा? कब से कैपिटलाइजेशन शुरू होगा? जब पैसे खर्च किए हो उसमें से। दूसरा क्या है? जब इंटरेस्ट कैसा हो? एक्चुअल हो। अब इसका क्या मतलब हुआ समझ लो, फिर लिखवा देता हूं, समझ लीजिए, इसके बाद लिखवा देता हूं। देखो समझने की बात क्या है? इंटरेस्ट एक्चुअल होना चाहिए। एक्चुअल का मतलब क्या हुआ? सब बच्चे समझना। जैसे मान लीजिए, देखो मान लीजिए मैंने एक होटल बनाना शुरू किया, होटल कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। अब उसमें क्या किया? मैंने अपनी जेब से पैसे लगाए, ठीक है? फिर अपनी जेब से पैसे लगाए। अब मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि हमारे तो अकाउंट में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है कि व्यापार अलग है, व्यापारी अलग है, तो होटल हुआ अलग, मैं हुआ अलग। तो मैं जो पैसे होटल में लगा रहा हूं उस पर ब्याज लगना चाहिए, और क्योंकि होटल बन रहा है इसलिए वो ब्याज उस होटल की कॉस्ट में कैपिटलाइज होना चाहिए। समझा? मैं ये लगा रहा हूं, तो कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा, ये तो नोशनल हो गया ना, लोन लिया नहीं, ब्याज गया नहीं, खुद ही कंप्यूट करके लिख दिया। अरे हम लोग लिखते नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइनल अकाउंट में, याद करो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनरशिप छोड़ दो, पार्टनरशिप छोड़ के लिखते हो। अब बताओ क्या ये रियल होता है? नहीं। कैपिटल क्या होती है? कोई बिजनेसमैन जितने पैसे लगा के बिजनेस शुरू करे वो चीज क्या है? कैपिटल। तो हम नोशनल बेसिस पे लिखते हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ बेटा, ठीक है? ऐसे ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट होता है वो किस बेसिस पे होता है? नोशनल बेसिस पे। जब तक एक किसका है? सोल प्रोप्राइटर का। अरे ये बताओ, इस बिजनेस का मैं ही तो ओनर हूं, मैंने जो पैसे लगा के शुरू किया वो कैपिटल है, तो क्या बिजनेस वाकई में कोई पर्सन है जो मुझे वाकई में इंटरेस्ट देगा? मेरी मर्जी, मैं लिखना चाहूं तो लिख दूं, नहीं मर्जी तो ना लिखूं। लिखने से ये होता है कि अगर वो पैसे मैं अपनी जेब से न लगाता, बाहर से लोन लेता, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता, तो एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो होता तो नेशनल है। तो वैसे इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा मत करना कि इंटरेस्ट दो भी ना और कैपिटलाइजेशन शुरू कर दो। इट शुड बी एक्चुअल, उसकी वाकई में पेमेंट जानी चाहिए। समझ में आएगा? ठीक है, लिखो। लिखिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, इंटरेस्ट
can be capitalized if expenditure becomes more than borrowed funds. Then we cannot calculate cost on expenditure out of own funds. Actual interest can only be capitalized. Done? इसी बात को बेटा ऐसे भी समझ सकते हो, लोन लिया 10 लाख का, लोन कितने का लिया, खर्च कर दिया 12 लाख, ठीक है, 2 लाख अपनी जेब से लगा दिया। अब बताओ 10% का इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं किस पे, 12 लाख पे। तो हम लोग का ये 16 क्या कहता है, वो 2 लाख तुमने अपनी जेब से लगाया, उसका लोन नहीं लिया, तो इसलिए 2 लाख का इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज होगा, जो 10 लाख का होगा, क्योंकि वही एक्चुअल इंटरेस्ट है। समझा? लिखिए यहां पे, एक्सपेंडिचर if it is less than borrowed fund if it is more than borrowed funds अगर लेस है तो कैपिटलाइजेशन will be calculated on expenditure और यहां लिखेंगे कैपिटलाइजेशन will be calculated on loan. और कुल मिला के इसकी समरी हुई कैपिटलाइजेशन will be computed on expenditure or loan whichever is lower.
ठीक है, इधर देखो, बताओ कैपिटलाइजेशन कब से होना शुरू होगा? पहली कंडीशन क्या पड़ी? पहली कंडीशन क्या पड़ी? बोरोड फंड में से हमने एक्सपेंडिचर कर दिया हो। दूसरी कंडीशन क्या पड़ी? उस पे इंटरेस्ट वाकई में जा रहा हो, जो एक्चुअल है वही लिया जाएगा, नोशनल वाला नहीं लिया जाएगा। और तीसरी सुनो बेटा, तीसरी पढ़ाने जा रहा हूं, नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी एक्टिविटीज शुरू हो गई हो। क्या बोला मैंने? फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या क्या बोला? ठीक है, इसका मतलब नेसेसरी एक्टिविटी, पहले तुम लोग को फिजिकल समझ में आएगा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसे बताओ, वहां गड्ढा था तो गड्ढा भरना शुरू हो गया, खुदाई होना शुरू हो गई, नींव भरना शुरू हो गई, है ना? तो ये चीज क्या है? नेसेसरी एक्टिविटी शुरू हो गई। लेकिन ये कैसे हुई? फिजिकल। कैसी हो गई? एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या हुआ बेटा? उस बिल्डिंग का मैप पास कराना, जरूरत है अगर तो 3-4 जगह से एनओसी लेना, समझ आया ना? आर्किटेक्ट से पॉइंट्स डिसाइड कराना, कैसे बनेगी, कहां कहां क्या होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी हो गई। समझ आया? अब बताओ फिर से, कब कब कैपिटलाइजेशन कब से शुरू होगा? पहली कंडीशन, अगर बोरोड फंड से एक्सपेंडिचर हुआ हो। दूसरा, एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया हो हम लोगों ने, नोशनल नहीं लेंगे। तीसरा, नेसेसरी एक्टिविटी शुरू हो गई हो। कौन सी? फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। समझा? लेकिन अगर बीच में किसी कारण से सस्पेंशन हुआ, काम रुका, तो क्या होगा? जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कहां जानी शुरू हो जाएगी? पीएल में। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के वो पीएल में जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लिखो इसमें तीसरी कंडीशन, कंडीशन 3, नेसेसरी एक्टिविटीज should remain or continue, should remain continue whether physical or administrative। डन। तो ये 3 कंडीशन आपने पढ़ा, कब से कैपिटलाइजेशन शुरू होगा। अब हम लोग बेटा स्टेज 2 पढ़ने जा रहे हैं, कब उस कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो क्या क्या सुन लो पहले, फिर लिख लेना। अब पढ़ने जा रहे हो सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। क्या पढ़ने जा रहे हो? तो बेटा इसमें क्या कहा गया है? किसी भी कारण से अगर काम रुका, तो जितने दिन तक काम रुका रहेगा उतने दिन का जो इंटरेस्ट है वो कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। उसका रीजन क्या है, इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। चाहे लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी हो, ठीक है, चाहे कोई लीगल इशू हो गया होगा, या किसी भी कारण से अगर काम रुका है तो क्या हो जाएगा? तो उतने दिन का जो इंटरेस्ट है वो कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर काम टेम्पोररी रुका है। कैसे रुका है? टेम्पोररी मतलब आवर्स में। अरे दिन में 8 घंटे होते हैं ना, कुछ घंटे के लिए काम रुका है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप उस दिन का भी इंटरेस्ट लेके जा सकते हो। कहां? पीएल में। हाँ, बैलेंस शीट में, सॉरी। ठीक है, फिर से बताओ अब सस्पेंशन में क्या क्या होगा। नंबर 1, सस्पेंशन में क्या होगा? अगर किसी कारण से काम रुका, चाहे लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी, या कोई लीगल इश्यू हो गया, या मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, किसी भी वजह से काम रुका, तो जितने दिन तक काम रुका रहेगा वो उतने दिन का जो इंटरेस्ट है वो कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। ठीक है,
किस वजह से हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर काम का रुकना टेम्पररी है, टेम्पररी मतलब कुछ घंटे के लिए काम रुक गया था बस, तो फिर क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तब भी आप उसको उठा के कहां ले जाएंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे। ठीक है, लिखिए स्टेज 2। सस्पेंशन of capitalization suspension of capitalization। लिखिए as per provision of AS 16 capitalization of borrowing cost will be suspended if necessary activities for completion of work are discontinued। लिखिए it can be said that borrowing cost for such period shall be written off to PL। लिखिए आगे, such period of discontinuation is called suspension period। आगे लिखो, the reason for suspension the reason for discontinuation does not matter। It may be due to labor strike, shortage of material,
एटसेट्रा। आगे लिखिए एक्सेप्शन। इफ सस्पेंशन is temporary in nature, then capitalization of borrowing cost can be continued. इसी के नीचे लिखना, इसका टेम्पोररी का मतलब क्या हुआ, जैसे बारिश आ गई है ना, तो फिर या कोई रिवर है आसपास, उसका वाटर लेवल बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे टेम्पोररी। इसमें लिख लो, इफ सस्पेंशन टेक्स प्लेस ड्यू टू रेनफॉल water level in river etc., then these are conditions that can be considered temporary। बेटा स्टडी मैट में यही दिए हैं, रेनफॉल तो 6 महीने चलता है इंडिया में, तो हाँ हाँ बिल्कुल, दिन क्या और भी ज्यादा हो सकता है ना, उसके बाद वाटर लेवल बढ़ गया, 4 दिन और काम रुका हुआ है ना। लेकिन अब आप लोग के स्टडी मेट में यही लिख रखा है इन्होंने कि अगर कोई रेनफॉल हुआ, वो कहते हैं अगर अगर ये हुआ, लेबर का स्ट्राइक हुआ, मटेरियल का शॉर्टेज हुआ, तो इसको हम नहीं मानेंगे, तब फिर कहां जाएगा, पीएल में जाएगा। हाँ परमानेंट लेंगे। अरे देखो ना बेटा, ये जो टेम्पररी कर रहे हैं वो थोड़ा सा नेचुरल एक्टिविटीज है ना। देखो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, ये जो एक्टिविटी हो रही है, और जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे लेबर की स्ट्राइक ना होने पाए, शॉर्टेज ना होने पाए, उसको मैनेज कर सकते हैं, तो उसको उसको बोल रहे हैं, उसका जो होगा वो पीएल में जाएगा। जो अनकंट्रोलेबल रीजंस हैं उसको ये लोग टेम्पररी मान के उसका कैपिटलाइज करवा रहे हैं, समझा। अभी देखो कल परसों में एक न्यूज आई है, नोएडा के एक बिल्डर थे, उसने 700 करोड़ का लोन लिया, फ्लैट बनाया एक बैंक से। अब क्या हुआ है, फ्लैट अभी बन के पूरे नहीं हुए हैं,
2000 फ्लैट बने थे, 1000 की पोजीशन दे दी, 1000 अभी भी पेंडिंग है और वो इंसॉल्वेंट हो गया, अभी बने भी नहीं है। अब बताओ 700 करोड़ पे इंटरेस्ट जा रहा होगा नहीं जा रहा होगा? जो 1000 डिलीवर कर दिए वो तो मान लो पीएल में जाना शुरू हो जाएगा, और जो 1000 अभी पेंडिंग है वो बने भी नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर शायद बना है कि नहीं बना, और बहुत मतलब वो हाई फाई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, नोएडा की सबसे बड़ी बिल्डिंग। तो अब क्या हुआ था, उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने फ्लैट बुक कराए थे, समझे? अब सब उसमें फंसे हुए हैं। तो अब क्या है, छोटे मोटे लोन की बात नहीं होती। मान लो 10% का भी इंटरेस्ट जा रहा होगा तो 800 करोड़ का 10% बहुत हो जाता है ना, समझा? तो अब वो पीएल में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा, ऐसे वहां पे हम लोग के एएस डिसाइड करते हैं। चलो आज यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।